अरिदमन को जल्द ही नेवी के बेड़े में शामिल करने जा रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 पनडुब्बी लॉन्च मिसाइलों से लैस होगी। INS अरिदमन को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन चीन में है। मजा आया क्योंकि माना जा रहा है कि इसे चीन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। चीन के एक इम्पॉर्टेंट हिस्से को भारत की स्ट्राइक लिफाफे में ला देगा। INS अरिदमन से भारत को एक विश्वसनीय और मिनिमम न्यूक्लियर अटैक हासिल हो जाएगा। बात तो सही है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि परमाणु त्रिशूल यानी 3 न्यूक्लियर पनडुब्बी क्या है और थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की प्लान कैसे पीछे छूट जाएगा, यही हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि परमाणु युद्ध की स्थिति में सबसे ज्यादा जिंदा रहने की क्षमता न्यूक्लियर से कंट्रोल होने वाली सबमरीन्स को और पर्याप्त रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस करने पर क्षमता पर निर्भर करती है। क्या बात कर रहे हैं? जब से पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें पहली बार अस्तित्व में सामने आई है, तब से इसे सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाली डिलीवरी सिस्टम माना जा रहा है, क्योंकि यह समुद्र की गहराई काफ़ी हद तक गुप्त बनी रहती है। अगस्त 2024 में भारत ने INS अरिहंत को भारतीय नौसेना में शामिल किया था। INS अरिहंत का मतलब होता है दुश्मन को नष्ट करने वाला, जबकि INS अरिहंत तो पहले भारत के पास है। अगले साल जब INS अरिदमन नौसेना के बेड़े में शामिल होगा तो ये 3 पनडुब्बियां मिलकर परमाणु त्रिशूल निर्माण करेगी। ये दोनों पनडुब्बियां 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 मिसाइलों से लैस है, जिससे इनकी मारक क्षमता और भी ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के साथ वार की स्थिति में भी ये मिसाइलें देश के दक्षिणी हिस्से में अपनी सीमा के भीतर लक्ष्य को भेज सकती है। ये पहली स्वदेशी रूप से विकसित छोटी दूरी की पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइलें लैस हैं। इसलिए डेवलपर को अंडर वाटर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जैसी इम्पोर्टेंट चुनौतियों से पार करना होगा, जो सबसे एडवांस और जटिल हथियारों में से एक है, क्योंकि इसके लिए 2 मीडियम यानी पानी और वायुमंडल में स्थिरता और गति और सटीकता की जरूरत होती है। INS अरिदमन यह अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों के पिछले वेरिएंट से ज़्यादा लंबी है। INS अरिदमन थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसका लोड वाटर लाइन माप 125 मीटर है, जबकि इस क्लास की प्रमुख पनडुब्बियां 6000 टन की INS अरिहंत की 111 मीटर ही है। यानी भारत अभी जिस परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन का निर्माण कर रहा है, वो अपने दोनों पहले से INS अरिहंत और INS अरिहंत की तुलना में 2 गुनी मिसाइलें ले जा सकता है। वाह मोदी जी, वाह वाह। भारत की रणनीति परमाणु से लैस बनाए रखने के लिए कम से कम 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स पनडुब्बियों के अलावा भारतीय नौसेना का टारगेट 2 न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पारंपरिक रूप से पूरी तरह से पनडुब्बियां बनाना है। ये पनडुब्बियां चीन के विशाल पनडुब्बी बेड़े का मुकाबला करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर चीन की बात करें तो चीन के पनडुब्बी बेड़े में 70 से ज़्यादा शामिल हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां, परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियां दोनों शामिल हैं। चीन के साथ सीमा तनाव के दौरान रूसी अकुला क्लास के पनडुब्बी INS चक्र की तैनाती ने जमीनी अटैक के जवाब में भारत की समुद्री हमला करने की क्षमताओं को काफ़ी ऊंचा किया है। अगर न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पनडुब्बियां अपनी हाई पावर के बावजूद पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स देती हैं। ये बेहतर स्पीड, गायब रहने की क्वालिटी के साथ बंदरगाहों से दूर रहते हुए अपने आप को कंट्रोल करना, लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये बेनिफिट्स उन्हें वार के समय और दुश्मन पनडुब्बियों का शिकार करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाती है। भारतीय नौसेना परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर को कंप्लीट रूप में देखना चाहती है। इनमें से प्रत्येक को अपनी अनूठी ताकत और भूमिकाएं हैं, जो भारत को पूरी तरह से समुद्र की वार में योगदान देंगी। वाह क्या सीन है। अपनी नौसेना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत जो भी खतरों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण दिशा दिखाती है। INS अरिदमन का शामिल होना इस दिशा में एक इम्पॉर्टेंट
कदम है। भारत किसी भी समुद्री रक्षा के लिए तैयार रहे, साथ ही क्षेत्र में अपनी रणनीति स्थिति को भी मजबूत करे। अब बात ये है कि क्या भारत नहीं बनाएगा अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर? तो रहने दो फिर। INS अरिंदमन के बाद भारतीय नौसेना एक और इंडियन नेवी के लिए योजना बना रही है, जिसका कोड S4 है। परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के अलावा भारतीय नौसेना 2 न्यूक्लियर ऊर्जा से चलने वाले कंप्लीट रूप से पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए सरकार से पैसे मांग रही है। अगर बात करें चीन की, तो चीन के पास पनडुब्बी बेड़े में 70 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जिनमें 7 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, 12 परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियां, 50 से ज्यादा डीजल हमला करने वाली पनडुब्बियां शामिल है। चीनी नौसेना न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन्स को देखते हुए भारत के लिए इतना जरूरी हो गया है कि भारत ने 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण की अपनी प्लानिंग को रोक दिया है। जबकि कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है भारत को तीसरे एयरक्राफ्ट की निर्माण की तरह जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारत ने फिलहाल तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण प्लान को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए या न्यूक्लियर सबमरीन्स एक और बनाने के बाद तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह के डिफेंस के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। भारत के पास 15,106 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा है। इतनी लंबी और दुर्गम सीमा की सुरक्षा करना आसान काम नहीं है। बात तो सही है। इसलिए देश के मुख्य सेना के अलावा कुछ ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं जो इनकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारे देश से पाकिस्तान और चीन युद्ध कर चुके हैं, उनकी सीमा बड़ी है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़ी सीमाएं उनकी नहीं है। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की है। क्या बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे किस देश की सीमा पर कौन सी सेना चौकसी कर रही है, पहरा कर रही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है BSF। 1962 के युद्ध के बाद एक यूनिफाइड सेंट्रल आर्म्ड फोर्स बनाने की जरूरत पड़ी ताकि पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा की निगरानी की जा सके। जब 1 दिसंबर 1965 में इस पैरामिलिट्री फोर्स का गठन किया गया, तब शुरुआत में 25 बटालियन से हुई थी। आज इसके पास 192 बटालियन है। तो रहने दो फिर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया गया। 1971 के युद्ध के बाद इसने नए बने बांग्लादेश सीमा की भी निगरानी शुरू कर दी। आज की तारीख में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में करीब 3 लाख जवान अपनी सर्विस दे रहे हैं। ये देश की 6,386 किलोमीटर लंबी सीमाओं की निगरानी करते हैं। इसके अलावा BSF को आतंकी नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर, पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में भी तैनात किया जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नंबर 2 पर है ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। 24 अक्टूबर 1962 को द इंडो तिब्बत बाउंड्री पुलिस बनाई गई ताकि भारत और तिब्बत की सीमा की निगरानी की जा सके। उस समय इसके लिए सिर्फ 4 बटालियन बनाने की अनुमति मिली। इससे पहले CRPF एक्ट के तहत बनाया गया था। बाद में 1992 में ITBP एक्ट लाया गया। ITBP 3,488 किलोमीटर लंबी चीन की सीमा की निगरानी करती है। इसे यह जिम्मेदारी 2004 में दी गई थी। 2004 में ही इसने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर तैनात असम राइफल से जिम्मेदारी ले ली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ITBP सीमा सुरक्षा के अलावा आतंकियों से भी भिड़ती है, घुसपैठ रोकती है, देश के अंदर सुरक्षा में भी तैनात की जाती है। अभी इसके पास लगभग 56 सर्विस बटालियन है, 4 स्पेशलिस्ट बटालियन, 17 ट्रेनिंग बटालियन और 7 लॉजिस्टिक बटालियन है। इनके पास फिलहाल 90,000 के आसपास जवान है। वाह मोदी जी, वाह वाह। एक्चुअल कंट्रोल के पास 173 बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए हैं ताकि चीन की हरकतों पर लगातार निगरानी की जा सके। सही पकड़े हैं।
तीसरे नंबर पर आता है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। साल 1962 में चीनी हमले के बाद 1963 में सशस्त्र सीमा बल की स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में बनाया गया था। जून 2001 को भारत नेपाल सीमा के लिए लीड इंटेलिजेंस एजेंसी बना दिया गया। उसे ही 1751 किलोमीटर लंबी नेपाल सीमा की निगरानी भी सौंप दी गई। मार्च 2004 में एसएसबी को 699 किलोमीटर लंबे भारत भूटान सीमा की निगरानी का जिम्मा भी सौंप दिया गया। यह बल रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो के फॉरेन इंटेलिजेंस डिवीजन की मदद भी करता है। नेपाल भूटान सीमा से सटे राज्यों में इनके सेंटर्स मौजूद हैं, जैसे यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हाय हाय, इतना सुकून। चौथे नंबर पर आता है असम राइफल। असम राइफल देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। यह काउंटर इमरजेंसी की एक्सपर्ट है। उत्तर पूर्व भारत में किसी भी तरह की घुसपैठ को लेकर ये रोकती है। इस सेना ने कई विश्व युद्ध से लेकर अब तक कई तरह के जंग देखे हैं। क्या बढ़िया था गुरु। उस समय इन्होंने सबसे ज्यादा सर्विस बर्मा में दी थी। जैसे ही चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, असम राइफल को तिब्बत की सीमा की निगरानी सौंप दी गई थी। इसके बाद 2002 में इसे 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा की निगरानी दी गई। असम राइफल भारतीय सेना का ही हिस्सा है। यह भारत, चीन और भारत म्यांमार सीमा पर अपनी सख्त निगहबानी के लिए फेमस है। ये देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार तैनात रहते हैं। यह इकलौती ऐसी सीमा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, ये आर्मी की एक पैरामिलिट्री फोर्स है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अगर समुद्री सुरक्षा की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी भारत के दो अलग अलग समुद्री रक्षा संगठन हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड एक समुद्री लॉ इन्फोर्समेंट और सर्च बचाव एजेंसी है। इंडियन कोस्ट गार्ड को मुख्य रूप से मछुआरों और नाविकों की सहायता और सुरक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए तस्करी को रोकथाम से संबंधित एक्टिविटी करता है। इंडियन कोस्ट गार्ड को समुद्र में कानून लागू करने का काम सौंपा गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करती है। मजा आया। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं, आपके अनुसार भारत के बॉर्डर्स सही तरीके से सिक्योर किया जा रहा है? अरे कहना क्या चाहते हो? इसमें और अपडेट लाना चाहिए। आए दिन बांग्लादेश से इलीगली लोग भारत में आते रहते हैं। ठीक उसी तरह पाकिस्तान से भी भारत में इलीगली आते जाते रहते हैं। ये सब इलीगली आना जाना बंद होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बॉर्डर के सिक्योरिटी फोर्सेस को बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर हथियार मिलना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह के डिफेंस के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। जिस देश के पास विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा होते हैं, वो दुनिया के किसी भी देश को घेर सकता है, उसे डरा सकता है। नौसेना का यह विशाल का एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में चलता फिरता एयरफोर्स स्टेशन होता है। बात तो सही है। जहाँ से मिसाइलें, फाइटर जेट्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और स्पेशल फोर्सेस कमांडो दुश्मन के इलाके में आसानी से हमला बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानेंगे और हम आज ये भी जानेंगे कि इस टॉप 10 एयरक्राफ्ट कैरियर में भारत का भी एयरक्राफ्ट कैरियर आता है। सबसे पहले हम शुरुआत नंबर 10 से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आता है कैवोर। इटालियन नौसेना का फ्लैगशिप है कैवोर एयरक्राफ्ट कैरियर। इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट लोड 30,000 टन का है। इसमें छोटे रेंज की मिसाइलें, तोप और डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसकी फ्लाइट डेक 232 मीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा है। इसके ऊपर एक बार में 20 फाइटर जेट्स खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर भी सवार हो सकते हैं। 244 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर की ऊंचाई 39 मीटर है, जिस पर 24 मुख्य युद्धक
टैंक भी आ सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की अधिकतम स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या बोला तूने? 9 नंबर पर है भारत का INS विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल है। यह 283 मीटर लंबा है। इसकी ऊंचाई 61 मीटर है। यह एक कीव क्लास का मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारतीय नौसेना में साल 2013 में शामिल किया गया था। इससे पहले यह सोवियत नौसेना और फिर रूसी नौसेना के लिए सेवाएं दे चुका है। इसका डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। इस पोत पर एक बार में 36 फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं, जिसमें MiG-29 मल्टी रोल फाइटर जेट्स शामिल है। इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर भी एक बार में यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। वाह क्या सीन है। नंबर 8 पर है चार्ल्स द गॉल्स। फ्रांस का परमाणु पावर से चलने वाला चार्ल्स द गॉल का डिस्प्लेसमेंट 36,000 टन है। इसकी लंबाई 780 फीट और चौड़ाई 130 फीट है। अमेरिकी विमान वाहक पोतों के अलावा ये दुनिया में इकलौती परमाणु पावर संचालित परमाणु पावन पर चलने वाली एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस पर 40 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। फाइटर जेट्स की बात करें तो राफेल, हॉकाई, सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर जेट्स इस पे तैनात रहते हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 7 पर है भारत का INS विक्रांत। स्वदेशी निर्मित इसका डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। यह 262 मीटर लंबा और लगभग 60 मीटर चौड़ा है। यह अपने ऊपर एक बार में 40 फाइटर जेट लेकर चलता है। IAC विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं जो इसे 1 लाख हॉर्स पावर की ताकत देती हैं। इस पर MiG-29 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं। इस विमान वाहक पोत पर स्ट्राइक फोर्स की रेंज 1500 किलोमीटर है। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी होती हैं जो एयरक्राफ्ट से हवा में मार करने में सक्षम है। नंबर 6 पर है एडमिरल कुजनेत्सोव। यह रूस का सर्वश्रेष्ठ विमान वाहक पोत है। 305 मीटर लंबी इस पोत की ऊंचाई 72 मीटर और इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 59,000 टन है। यह 33 लड़ाकू इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर भी तैनात हो सकते हैं और 12 अटैक हेलीकॉप्टर लेकर चल सकता है, जिसमें सुखोई और MiG-29 जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगभग 2000 सैनिक तैनात रहते हैं। नंबर 5 पर है स्टैंडोंग। चीन का दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो टोरबार यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी सिस्टम पर काम करता है। यह बेहद एडवांस है। यह 305 मीटर लंबा है। इसकी ऊंचाई 75 मीटर है। इसका डिस्प्लेसमेंट 70,000 टन है। यह अधिकतम 45 फाइटर जेट्स अपने ऊपर लेकर चल सकता है। कहा जाता है कि इस विमान वाहक पोत पर वर्तमान में दुनिया के सबसे घातक हथियार लगाए गए हैं। नंबर 4 पर है लियाओनिंग। चीन की हिपी लिबरेशन आर्मी नेवी का यह टाइप 001 एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह 304 मीटर लंबा है। इसकी ऊंचाई 75 मीटर है। इसका डिस्प्लेसमेंट 58,000 टन है। यह अपने ऊपर एक बार में 50 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर लेकर समुद्र में चल सकता है। नंबर 3 पर है क्वीन एलिजाबेथ क्लास। इंग्लैंड का यह पोत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ब्रिटिश नौसेना द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा जंगी जहाज क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर गैर अमेरिकी दुनिया का सबसे बड़ा बैटलशिप है। रॉयल नेवी के पास ऐसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। दोनों का डिस्प्लेसमेंट 65,000 टन और दोनों की ही ऊंचाई 280 मीटर है। दोनों पर 40 फाइटर जेट्स तैनात हो सकते हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी इसमें शामिल है। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में कई काम ऑटोमेटिक होती है। इसमें युद्ध के समय लगभग 680 सैनिक तैनात हो सकते हैं। नंबर 2 पर है निमित्ज क्लास। अमेरिका के निमित्ज क्लास के 10 परमाणु ईंधन से कंट्रोल होने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। किसी बैटलशिप में क्या क्या खासियत होनी चाहिए वो सब कुछ इसमें है। इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 97,000 टन है। यह 332 मीटर लंबा और लगभग 4.5 एकड़ का फ्लाइट डेक है, जिस पर 60 फाइटर जेट्स तैनात हो सकते हैं। यह जहाज 3000 से 3200 शिप कंपनी, 15,000 एयर विंग्स और 500 अन्य क्रू मेंबर को अपने ऊपर तैनात कर सकता है। इसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर है जो इसे
56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड देते हैं। नंबर 1 पर है गेराल्ड आर फोर्ड क्लास। यह अमेरिका का जंगी जहाज है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। अपने क्लास का पहला विमान वाहक पोत, जिसे मई 2017 में कमीशन किया गया था। इसके 4 और पोत तैयार हो रहे हैं। यह 337 मीटर लंबा है, बीम 748 मीटर की है। इसका 8 टन है। इस पर 78 मीटर चौड़ा फ्लाइट डेक है। इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम लगा है। एडवांस अरेस्टिंग गियर की सुविधा है। इस पर एक बार में 75 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। इसके अलावा 4540 सैनिकों को अपने साथ ये ले जा सकता है। तो दोस्तों, हमने आज जाना दुनिया के 10 सबसे खतरनाक और साइज में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, जो समंदर पर राज करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भारत के पास भी और एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह के डिफेंस के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। M4 कार्बाइन राइफल अमेरिकन मेड है। M4 को तेजी से और अधिक आसानी से दोबारा लोड किया जा सकता है। यह झटका कम देता है और फौज इसे आसानी से कंट्रोल कर सकता है। मोदी जी वाह वाह। M4 की फायरिंग रेंज 500 से 600 मीटर है। यह काफी तेज स्पीड से फायरिंग करता है। M4 राइफल 1 मिनट में 700 से 970 राउंड गोलियों को फायर करने में सक्षम है। यही नहीं, अभी और सुनिए। AK-47 रूस द्वारा बनाया गया राइफल है। AK-47 रेगिस्तान से लेकर अंटार्कटिका तक सभी वातावरण के लिए अनुकूल है। इसमें लेंस या दूरबीन लगाने के लिए स्टैंड है। पहली फुर्सत में निकल। भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इनकी पहुंच चीन और पाकिस्तान तक भी है। वाह क्या सीन है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के पास ऐसे 5 हथियार के बारे में जानेंगे जो पल भर में दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तू तो गया बेटे। भारत का दूसरा सबसे प्रमुख हथियार S-400 है। यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो सबसे एडवांस है और किसी भी हमला को भेदने में सक्षम है। दोस्तों, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तीसरे नंबर पर बराक 8 मिसाइल आती है। बराक 8 लंबी दूरी की वो मिसाइल है जो जमीन से हवा में मार कर सकती है। भारत की तीनों सेनाएं इसका उपयोग करती है। चौथे नंबर पर आता है अग्नि 5। भारत की मिसाइल पावर को अग्नि 5 और मजबूत बनाती है। यह मिसाइल तकरीबन 1500 केजी का वजन उठाने में सक्षम है, जो एक न्यूक्लियर मिसाइल भी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पांचवें नंबर पर धनुष तोप। धनुष तोप बफोर्स का स्वदेशी वर्जन है। इन्हें 5 साल पहले ही सेना में कमीशन किया गया है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। हाय हाय, इतना सुकून। तो दोस्तों, है ना खतरनाक हथियार भारत के पास। आप इन हथियारों में से किस हथियार के बारे में पूरी डिटेल्स के वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह के डिफेंस के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। अस्त्र MK2 मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक करने में सक्षम है। यानी जहां तक किसी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट देख नहीं सकता है, उसके बाद भी सटीक निशाना लगाने में ये सक्षम है। इस मिसाइल के विकसित होने से आसपास के देशों में खलबली मच चुकी है। मैं नहीं मानता। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्त्र MK2 मिसाइल फिलहाल ट्रायल फेज में है, लेकिन इसके ताकतवर हमले की गूंज पूरे एशिया में फैल चुकी है। इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी यह मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है, उससे टकराकर फट जाती है, या फिर जैसे ही टारगेट तय दूरी से नजदीक आता है यह विस्फोट कर जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, अस्त्र MK2 मिसाइल का वजन लगभग 154 kg है, लंबाई 12 फीट है और चौड़ाई 7 इंच है।
इसमें हाई एक्सप्लोसिव हथियार लगाए जा सकते हैं। यह मिसाइल अपने साथ 15 केजी का हथियार ले जा सकती है। MK2 की रेंज 160 किलोमीटर है। यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे घातक है इसकी स्पीड, जो 5,556 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दुश्मन की ओर जाती है, यानी दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अस्त्र मिसाइल की खास बात यह भी है कि इसे टारगेट की ओर छोड़ने के बाद बीच में हवा में इसका डायरेक्शन भी बदला जा सकेगा, क्योंकि यह फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है। यानी इसमें हम डेटा लिंक के जरिए डायरेक्शन देकर मिड कोर्स अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी इस मिसाइल के पहले वेरिएंट की MiG-29 के सुखोई 30 MKI तेजस MK पर लगाया गया है। भविष्य में इस मिसाइल को तेजस MK2 टेड BF फाइटर जेट में भी लगाया जाएगा। भारतीय वायुसेना पुरानी माइका मिसाइल की जगह स्वदेशी अस्त्र पर भरोसा जता चुकी है। वाह मोदी जी, वाह वाह। दोस्तों, अस्त्र मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया है बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी जो टारगेट नजरों से नहीं दिखते हैं उन्हें मार गिराने में यह मिसाइल काम आती है। ऐसी मिसाइलें फाइटर जेट को स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करती हैं। स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब होता है दुश्मन की तरफ मिसाइल फायर करके खुद उसके हमले से बचने के लिए समय मिल जाता है। दोस्तों, इस मिसाइल के बाद अस्त्र MK3 बनाई जाएगी, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी। यानी इतने अलग अलग रेंज और वेरिएंट्स के साथ जब भारतीय फाइटर जेट सीमा या युद्ध मैदान में जाएंगे तो उनकी गर्जना सुनकर दुश्मन की हालत खराब हो जाएगी। सही पकड़े हैं। अस्त्र की गति इसे किसी भी रडार में आने से बचाती है। तो दोस्तों, आप हमें बताएं, क्या ऐसी अस्त्र जैसी मिसाइलें हमारे डिफेंस फोर्सेस के पास में भरपूर मात्रा में होनी चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह के डिफेंस के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या बोला तूने? कोई तरीका है भीख मांगने का? वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।